नमल। वो किन कदमों से घर पहुंचा उसे मालूम न था। सब खामोशी से अंदर आए थे। सिर्फ वो तेजी से आगे भागता गया था। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। पर्दे गिरे थे और दोपहर के बावजूद रोशनी न थी। स्टडी टेबल पे कानून की किताबें रखी थीं। सादी चंद लम्हे गुलाबी पड़ती आंखों से इन किताबों को देखता रहा। मैं सच बोल रहा था। उसने मोटी किताब उठाकर जोर से दीवार पे दे मारी। मैं सच बोल रहा था। उसने बूट की ठोकर से मेज़ लुढ़का दी। स्टडी लैंप नीचे आ गिरा। फर्श से टकराकर बल्ब चकनाचूर हो गया। मैं सच बोल रहा था। वो अब रैक में रखी किताबें निकाल निकाल कर ज़मीन पे फेंक रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं सच बोल रहा था। वो रोते हुए घुटनों के बल ज़मीन पे गिरता गया। सर झुकाए, आंखें सख्ती से नीचे। वो फूट फूट कर रो रहा था। सामने किताबों का ढेर लगा पड़ा था, जिनमें हज़ारों कवानीन और दस्तूर दर्ज थे। मैं सच बोल रहा था। उसने गीली आंखें खोली, फिर गुस्से और बेबसी से एक किताब उठाई और खोलकर सफ़े झाड़ने लगा, मगर हाथ काम गए। वो ये नहीं कर सका। मैं सच बोल रहा था। वो स्याह जिल्द वाली स्याह सफ़ेद की माली किताबों के सामने अकड़ू बैठा था और सर घुटनों में दिए बच्चों की तरह रो रहा था। मगर क्या फ़ायदा हुआ सच बोलने का, सच के लिए लड़ने का। बाहर सब खामोशी से उसकी तोड़ फोड़ और अब सिसकियों की आवाज़ें सुन रहे थे, मगर एक दूसरे से नज़रें चुराए हुए थे। बड़े अब्बा किसी से कुछ न पूछ सके। चेहरे बता रहे थे कि जो इंसाफ मांगने गए थे वो मसलहतों में लिपटे नज़रिया ज़रूरत जैसे फैसलों को उठा लाए थे। इधर अपने ऑफिस की राहदारी में तेज़ तेज़ चलते हाशिम ने रईस से पूछा था, आखिरी कार्ड खेलने का वक्त आ गया है। पार्टी की तैयारी मुकम्मल है? जी सर, सब तैयार है। अच्छा, मैं नया घर देखने जा रहा हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर ने आज काम ख़त्म कर लेना था। क्या वो हो गया? वो सेल फोन देखते हुए तेज़ कदम उठा रहा था। ज़िंदगी की मसरूफियत फिर से शुरू हो चुकी थी। यस सर, आप केस के सिलसिले में बिज़ी थे। मैंने उसको संभाल लिया था। तुमने नहीं, उसने मुस्कुरा के टोका। मैंने। हाशिम ने उसे संभाल लिया था, हर शय को, और वो आगे बढ़ गया। उस तपती सुबह लगता था सारे शहर पे सोने का तमा चढ़ा दिया गया है। शायद ज़मीन के अंदर बड़े बड़े जहन्नुम दहक रहे थे, जिससे ऊपर चलने वाले बेखबर थे। ऐसे में अस्पताल की मरमरी राहदारी में वो दोनों चलते जा रहे थे। जुमर सब्ज रंग के लिबास में मलबूस थी और सन ग्लासेस बालों पे अटका रखे थे। फारिस स्याह शर्ट पहने, हाथ पैंट की जेबों में डाले चलते हुए कह रहा था, तुम वाकई कौन से मिलना चाहती हो? एक दरवाजे के सामने वो रुक गई और मुड़कर उसे देखा। तुम अपनी आंटी से नहीं मिलोगे? मेरा दिल तुम्हारी तरह नहीं है। मैं अभी कुछ नहीं भूला, वो संजीदगी से कह रहा था। जुमर गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गई। जुमर अंदर आई ही जुमर अंदर आई थी कि शेरीन बाहर आती दिखाई दी। उसने सोनी की उंगली पकड़ रखी थी और मैरी एनजीओ तहकुम से उसे कह रही थी, हाशिम का हुक्म है कि आप आखिरी दफ़ा सोनी को साथ ले जा रही हैं। वीकेंड पे जब आप उसे छोड़ने आएंगी तो इसके बाद। जुमर को देखकर वो चुप हुई। शीरी ने भी देखा तो सर झटक कर सोनी को लिए आगे बढ़ गई। मेकअप और डायमंड ज्वेलरी पहने खड़ी मैरी ने मलका की शान से गर्दन कड़ा के उसे मुखातिब किया। खुश आमदीद मिसेस जुमर, अंदर आइए। मिसेस कारदार आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो अंदर चली आई। आज कमरे में कोई फूल न था। पर्दे हटे थे और चमकीली रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। खिड़की के सामने आराम दे कुर्सी पे जवाहरात बैठी थी। रुख मोड़ रखा था और सर पे शाल लेकर चेहरा ढक रखा था। जुमर काफ़ी पीछे बैठ गई ताकि उसका चेहरा ना देख सके। तुम जाओ मैरी, जवाहरात ने गला खराब की सी आवाज़ में मैरी को कहा, मगर मैरी जुमर के करीब सोफे पे बैठ चुकी थी। नहीं मिसेस कारदार, मुझे यहाँ होना चाहिए। उसकी आवाज़ में तमकीनत थी, ऐसी तमकीनत जिसे जवाहरात रद्द न कर सकी। खामोश हो गई। क्यों आई हो जुमर? वो बाहर देखते हुए आज़ुर्दगी से पूछने लगी। आपकी खैरियत लेने आई थी। तवक्कुफ़ किया। मैं जानती हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स, मेरी सेहत, मेरी ज़िंदगी के साथ आप कैसे खेलती रही हैं। शायद आप मुझसे हसद करती थीं।
حالانکہ میں آپ جیسی خوبصورت بھی نہ تھی، مگر آپ کو اپنے سامنے کسی کی تمکنت اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر گہری سانس لی، آنکھیں جواہرات کی پشت پہ جمی تھی۔ میں آپ کو معاف کرنے آئی ہوں، دل سے، ابھی تک بھولی کچھ بھی نہیں ہوں، مگر میں آپ کو معاف کرنا چاہتی ہوں۔ ہاشم کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک آنسو جواہرات کی آنکھ سے ٹپکا اور چہرے پہ پھسلتا گیا۔ میں نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو اجاڑا ہے زمر، مجھے کون کون معاف کرے گا؟ آپ معافی مانگ لیں، یہی اہم ہوتا ہے۔ ہاشم مجھے معاف نہیں کرے گا، شیرو مجھے معاف نہیں کرے گا، اب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ ہاشم سے کہو مجھے معاف کر دے، مجھ سے ملنے آ جائے۔ میں یہ نہیں کر سکتی مسز کردار، مگر میں آپ کو اپنے اوپر کیے گئے تمام مظالم کی قید سے آزاد کرتی ہوں۔ میرے اور میرے خاندان کا کوئی حساب اب آپ پہ ادھار نہیں ہے۔ جواہرات اسی طرح باہر دیکھتی رہی، آنسو گر رہے تھے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میری مدد کرو، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے اپنے سارے گناہوں کا احساس ہے۔ زمر زخمی سا مسکرائی اور پرس کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں مسز کردار، آپ نہ شرمندہ ہیں، نہ آپ کو احساس ہے۔ آپ اب بھی مجھے استعمال کرنا چاہتی ہیں ہاشم کو منانے کے لیے۔ اکثر انسان نہیں بدلتے۔ جواہرات چپ ہو گئیں، آنسو بہنا رک گئے۔ یعنی تم لوگ اب مجھے دشمنی کے قابل بھی نہیں سمجھتے؟ پھر اس کے لبوں سے سرد آہ نکلی۔ اللہ آپ کو صحت دے اور آپ پہ رحم کرے، میں چلتی ہوں۔ وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ فارس راہداری میں دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور چھت کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یوں ہی نگاہ پھیری تو سامنے سے شیریں اور سونی آتی دکھائی دیں۔ شیریں نے اسے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیں۔ فارس نے سونی کو دیکھا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھے گیا، انتہائی خوبصورت بچی تھی وہ نرمی سے مسکرایا تو سونی نے غصیل آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں کو بنا آواز کے ہلانے کی صورت اسے کہا، آئی ہیٹ یو، اور منہ موڑ کے آگے بڑھ گئی۔ فارس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں اچنبھا ابھر آیا۔ کچھ دور اندر زخمی بھی ہوا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ چند لمحے بعد زمر آتی دکھائی دی تو وہ اس کی طرف بڑھ گیا، مگر وہ سیاہ خوبصورت آنکھیں، ان کا یک ٹک اسے دیکھنا اور ہونٹوں کا ہلا کر بنا آواز کے 3 الفاظ بولنا، وہ دماغ سے زیادہ دل کے اندر تک پیوست ہو گیا تھا۔ کتنی راتیں اتریں، کتنے دن ڈھلے، زندگی میں گھل جانے والی مایوسی ساری کو ہر شے سے بے نیاز کر چکی تھی۔ وہ تمام گھر والوں سے نظریں چرا کے صبح جلدی نکل جاتا، پھر یوں ہی سڑکوں پہ پھرتا رہتا یا سارا دن کمرے میں پڑا رہتا۔ اس روز اسے اس کا جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ملک، قانون، انصاف کے ادارے، ہر شے سے اعتماد اٹھ گیا تھا۔ پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ جان گیا تھا۔ آج پھر وہ کمرے میں پڑا تھا، صوفے پہ لمبا لیٹا، موبائل پہ انگلی پھیرتا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا۔ سید سعدی یوسف پیج کے علاوہ وہاں تو شرمندگی سے دوچار ہو جاتا تھا۔ باہر لاؤنج میں آؤ تو ٹی وی ہنوز غائب تھا اور بڑے ابا اسامہ اور حنین سے محو گفتگو دکھائی دیتے تھے۔ اسی اثنا میں نصرت سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی اور میز پہ کبابوں کے کچے امیزے کا برتن رکھا، ساتھ میں پانی کا پیالہ اور بڑی ٹرے میں جس میں مکھیاں بنا بنا کر رکھنی تھیں۔ چند لمحے گزرے، وہ دونوں اولادیں ان کے دائیں بائیں آ بیٹھیں، آنکھوں میں زمانے بھر کی لالچ تھی۔ امی، صبح جو آپ نے حلیم بنایا تھا وہ بہت مزے کا تھا۔ نصرت نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ کسی کا ہاتھ کباب کے ایک فٹ بھی قریب آیا تو میں نے جوتے مار مار کر شکل بدل دیتی ہیں۔ یہ دھمکی پرانی ہو چکی ہے مام ڈارلنگ۔ حنا نے 2 انگلیوں سے مسالہ اچک کر منہ میں رکھا۔ امی کی ناک کے نیچے سے کچے کبابوں کا امیزہ کھانا، آہا، منو سلوا تھا یہ۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے ہاتھ پہ آ لگا۔ 1000 دفعہ کہا ہے درمیان سے مت اچک لیا کرو، بے برکتی ہوتی ہے، مگر ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ نصرت، ابا کو کچھ یاد آیا، فارس کہہ رہا تھا وہ لوگ نیا گھر لینا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا گھر کافی ہے سب پہ۔ نصرت کو بات پسند نہیں آئی تھی۔ امی، آپ کیوں اسٹار پلس والی دادی بننا چاہ رہی ہیں؟ ان کو رہنے دیں جہاں وہ رہتے ہیں، حنا نے ناک سکیڑ کر کہا۔ لو، میں تو ایک بات کہہ رہی تھی۔ امی، آپ نا بھائی کی شادی کر دیں، یوں رونق آ جائے گی گھر میں، اس نے چٹکی میں حال بتایا۔ نصرت نے ایک ٹھنڈے آہ بھر کے سعدی کے کمرے کو دیکھا۔
सैम ने आंख बचाकर ज़रा सा अमेज़ा उठाकर मुंह में रखा। मन्नो सलवा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बेटे को। चलो जी, हना ने मुंह बनाया। सारी दुनिया के लोगों को मसले उनके अमाल की वजह से पेश आते हैं। एक हम पाकिस्तानियों को हर बात में या तो नज़र लग जाती है या जादू होता है। नज़र बरहक है बेटा, अब्बा ने तंबीह की। जी अब्बा, बिल्कुल बरहक है। ये ऊँट को हांडी और इंसान को कब्र तक पहुँचा देती है। मगर जब कुरान में अल्लाह ताला लोगों पे आने वाली मुसीबतों का जिक्र करता है तो फरमाता है कि नंबर 1 वो उनको उनके अमाल के सबब पहुँची, नंबर 2 वो लोहे महफूज पे अल्लाह ने ऐसी ही लिख रखी थी। मुझे लगता है अब्बा कि अब वो वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तानी नज़र और जादू से निकल आए और अपने मसलों और अमाल को ओन करना सीखें। नज़र लगती है और जादू भी होता है, मगर ज़रा ज़रा सी बातों में नहीं होता। रहा आपका बेटा तो वालिदा माजिदा अदब के साथ, मगर आपके बेटे और भाइयों के अमाल ही ऐसे थे। उन्होंने बुरे लोगों के साथ पंगा लिया। गो कि उन्होंने अच्छा किया था, मगर हर अच्छे काम के नतीजे में अच्छा तो नहीं होता ना। सर पे नुदरत का थप्पड़ लगा तो वो चुप हुई। ज़्यादा बक बक न करती रहा करो हर वक्त, बस माँ की गलतियाँ निकालने पे लगता है इनाम मिलता है तुम लोगों को। अब जाओ भाई को बुला कर लाओ। खाने का बताए क्या खाएगा, मैं वही बनाऊं। अम्मी ये कबाब फ्राई कर दें, उसामा चहका। ये मेहमानों के लिए हैं, हटो अब। और जब हुनैन भाई के कमरे की तरफ जा रही थी तो पीछे से सैम के मेहमानों की शान में कसीदे सुन सकती थी। किसी के घर जाओ तो नहीं खाने देती और अपने घर में हर अच्छी चीज़ मेहमानों के लिए रख देती हैं। साथ ही अंधेरा किए सोफे पर बैठा फ़ोन देख रहा था। भाई हना उसके साथ आ खड़ी हुई, फिर झुक कर देखा। वो हाशिम का ट्विटर देख रहा था। तस्वीर में हाशिम था, स्टाइलिस्ट, उसके कोट का कलर दुरुस्त कर रहा था। आगे पीछे लोग काम करते दिखाई दे रहे थे। विक्ट्री पार्टी, कारदार कॉटेज, थैंक यू पाकिस्तान, सरकार बनाम नौशरवान कारदार, ये तमाम अल्फाज हैशटैग करके लिखे गए थे। उसको मत देखा करें भाई, अब बस निकल चुके हैं ये लोग हमारी ज़िंदगी से। ये माया है, डॉक्टर माया। वो तेज़ी से बोला तो हुनैन सन्नाटे में रह गई। ये जो लड़की कोने में नज़र आ रही है, साइड पोज, वो जूम करके देख रहा था बेयकीनी से, हैरत से। ये माया ही है, ये है वो गवाह जो हम ढूंढ रहे थे। मगर हन्ना ने स्क्रीन पे हाथ रख दिया। मगर अब कोई फ़ायदा नहीं, इसको बंद करें और बाहर आएं, अम्मी बुला रही हैं। वो कहकर खुद तो आ गई, मगर जब काफ़ी देर गुजरने के बाद साथी ना आया तो हन्ना दोबारा उसके कमरे में गई। कमरा खाली था, बैरूनी गैलरी को जाता दरवाज़ा खुला था। अलमारी के पट खुले थे, हैंगर बेड पे पड़ा था, गोया उसने लिबास बदला था। हुनैन दम बहुत सी खड़ी रह गई। फिर मेज़ पे नज़र पड़ी जहाँ स्याह फ़ोन बुक खुली नज़र आ रही थी। ये जुमर की थी, जिसमें वो अरसे से वकला और जजेस के घर के पत्ते लिखकर महफूज करती थी। हना ने सफ़े पलटाए, एज निकाला, हाशिम कारदार। उसके 2-3 पत्ते लिखे थे, तीसरा कारदार कॉटेज का था, उसका फार्म हाउस जो चक शहजाद की तरफ था। वो फ़ौरन बाहर भागी। उसका दिल बुरी तरह से काम किया था। यूँ लगता था 21 मई की सुबह फिर से आन पहुंची है। वो तब भी तैयार होकर सूट पहनकर घर से गया था, बगैर बताए। नहीं, आज नहीं। ज़रा सी बारिश हुई थी, मगर दरख्त और पौधे नहाकर सरसब्ज निकल आए थे। मट्टी की सौंधी खुशबू सारे में रच बस गई थी। जुमर कार से नीचे उतरी और गर्दन उठाकर धुले धुलाए खूबसूरत बंगले को देखा तो होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। सन ग्लासेस आंखों से ऊपर जाकर माथे पे टिका लिए, फारिस ड्राइविंग डोर बंद करके बाहर निकला और मुस्कुराता उसके साथ आ खड़ा हुआ। कैसा लगा मुमकिन तौर पे हमारा नया घर? अच्छा है, उसने मुस्कुरा के सराहा। वो दोनों अब कार के साथ शाना बेशाना खड़े बंगले को देख रहे थे। उस चिड़ियाघर से तो बहुत ही अच्छा है, वो कहे बगैर ना रह सका। जुमर ने खफगी से आंखें घुमाकर उसे देखा। मेरे घर वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि बीबी आपसे ज़्यादा वो मेरे घर वाले हैं। मिस करोगे तुम उनको? जुमर ने वापस घर की तरफ चेहरा मोड़ लिया। मैं इंशाल्लाह किसी को भी मिस नहीं करूँगा, वो झुरझुरी लेकर बोला था। मगर मैं उनके बगैर रहूँगी कैसे? वो मसनूई उदासी से बोली। फारिस का हलक तक कड़वा हो गया। जी जी, आप तो जैसे बड़ी खिदमतगार बहू हैं,
दिन में 6 किस्म के खाने बनाती हैं और बड़ा लगाव है आपको जॉइंट फैमिली से। ये तुम हमेशा से इतने ही तंज किया करते थे, वो अब सचमुच बुरा मान गए थे। आपकी सोहबत का असर है। हम घर देखने आए हैं या लड़ने? जो आपका मूड हो आप बता दें। नाक से खिड़कर उसने सर झटका और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो आगे गई तो फारिस के लबों पे मुस्कुराहट बेखर आई, मगर जल्दी से संजीदा चेहरा बनाता उसके पीछे लपका। तुम खुश हो? उसके साथ अंदर जाते उसने फिर उसे छेड़ा। हम केस हार गए। मुझे कैसा होना चाहिए? वो वाकई उदास हुई। जीत कर क्या होता? वो अपील करते और शेरू बरी हो जाता, या हाशिम उसे जेल से गायब करवा देता और मुल्क से बाहर भिजवा देता। सबका वक्त बच गया, अब नई जिंदगी का सोचो। वो उससे नए तामीरशुदा मकान की सीढ़ियाँ चढ़ते कह रहा था। वो आगे थी और वो पीछे चल रहा था। नई जिंदगी में तुम अच्छे और शरीफ हो जाओगे क्या? वो मुड़कर संजीदगी से पूछने लगी। अस्तगफिरुल्लाह, वो बड़बड़ाया। 2-4 फिक्रे जुबान तक आए थे, मगर फ़ोन की घंटी। उसने बुरे मूड से मोबाइल निकाल कर देखा। हुनैन कॉलिंग। उसका दिमाग गोया भिनभिना उठा। हुनैन, तुम आखिर पैदा क्यों हुई थी हमारे घर? क्या तुम पे लाजिम है कि जब आदमी मसरूफ़ हो तुम कोई ना कोई कॉल करके ज़रूर दिमाग ख़राब करोगी? वो वाकई गुस्से से बोल रहा था, मगर दूसरी तरफ के अल्फाज सुनकर उसके माथे के बल ढीले पड़े, चेहरा फीका पड़ा। कब गया है वो? हम आ रहे हैं। साथ ही फ़ोन बंद करते जुमर को देखा, जो चौंक कर उसे देख रही थी। क्या हुआ? शादी। और वो नीचे दौड़ा। वो भी तेज़ी से उसके पीछे लपकी। एकदम सब कुछ बदल गया था। कारदार्स कॉटेज छोटा सा था, मगर उसके चारों तरफ खुले सब्ज़ार बिखरे थे। कॉटेज की 4 दीवारी लकड़ी और शीशों की बनी थी। दरवाजे खिड़कियाँ सब ऊंचे शीशों से मुरस्सा थे। दावत शुरू हो चुकी थी और एयर कंडीशनर लाउंज में खड़े मेहमानों को शीशे की खिड़कियों से इतराफ में फैला सब्ज़ार साफ दिखाई देता था। अंदर म्यूज़िक का शोर काफ़ी था। लोग हाथों में गिलास लिए इधर उधर टहल रहे थे। कॉटेज के किचन में आओ तो उसके साथ एक और कमरा था। उसमें दीवारगीर आईना लगा था और सामने खड़ा हाशिम टाई की नॉट बांध रहा था। सब ठीक जा रहा है? उसने अपने पर अक्स पीछे नजर आते रईस को देखकर पूछा। यस सर, आपके ट्विटर पे वो फ़ोटो शॉप्ड पिक्चर लगा दी है। सदी देखेगा तो समझेगा कि ये डॉक्टर माया है और वो देखने ज़रूर आएगा। पिन स्ट्रैप कोट पहनते हुए वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया। मेक श्योर कि उसे आराम से अंदर दाखिल होने दिया जाए। वो माया को ढूंढने की कोशिश करेगा जो यहाँ है ही नहीं। वो अब धीमी आवाज़ में मज़ीद हदायत दे रहा था। फारिस जिस वक्त दहाड़ से दरवाज़ा खोलकर मोल शाल के अंदर दाखिल हुआ, हुनैन बेचैनी से दाएं बाएं टहल रही थी और पीछे अब्बा, नुसरत और सैम परेशानी से बैठे थे। कौन सी डायरी है? दिखाओ। वो पसीना पसीना हो रहा था। रास्ते में जितना सुन चुका था वो बहुत था। आगे बढ़ा, हना से डायरी खुद ही झपट ली और सफ़े पलटाए। बार बार बालों में उंगलियां चलाता, आस्तीन से पेशानी पहुंचता। उसका फ़ोन क्यों ऑफ है? पीछे परेशान सी जुमर फ़ोन कान से लगाए अंदर आ रही थी। वो सारा रास्ता उसे कॉल करती रही थी। मुझे नहीं पता। हना की आंखों में आंसू थे। मेरे भाई को वापस लाएं। फारिस, वो क्या करने गया है उधर? नुसरत ने कुछ कहना चाहा, मगर गला रंध गया। उन्होंने सर पकड़ लिया, मगर वो किसी को नहीं सुन रहा था। उसने बस डायरी से एक सफ़ा फाड़ा और बाहर को भागा। मेरे आने तक कोई घर से नहीं निकलेगा। मैं उसको लेकर आता हूँ। जाते जाते एक नज़र जुमर पे डाली। मैं आ रहा हूँ, बस उसको लेकर। कोई वादा था जो उसने किया। ऐसा ही एक वादा नुसरत के घुटनों पे हाथ रखकर 22 मई की सुबह भी किया था। वो सब पुरउम्मीद आंखों से उसे देखे गए और वो किसी अलविदा, किसी सलाम के बगैर निकल गया था। ओ सादी, तुम क्यों करते हो ऐसा? जुमर सर हाथों में लिए सोफे पे बैठती चली गई। वो खूबसूरत सा बंगला शाम के इस पहर तारीकी में डूबता जा रहा था। साथ ही मुलाजिम की मैयत में अंदर दाखिल हो रहा था। कोट के नीचे सफ़ेद शर्ट पहने, बाल बनाए, वो काफ़ी संजीदा और सोबर दिखाई दे रहा था। मुलाजिम उसे स्टडी रूम के दरवाजे तक ले आया और फिर रुखसत हो गया। उसने गहरी सांस लेकर दरवाज़ा धकेला। अंदर मेज़ के पीछे जज साहब आबिद आगा बैठे थे, दोनों हाथ बाहों में लाए। वो संजीदगी से उसे देख रहे थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारा यहाँ आना, क्योंकि मैं अदालत में फ़ैसला दे चुका हूँ। तुम्हारा मुझसे मिलना हर तरह से गलत है, लेकिन तुमने दरख्वास्त की थी, इसलिए मैं नरमी बरत रहा हूँ। बैठो।
वो संजीदगी से बोले थे। साथ ही दरवाज़ा बंद करके उनके सामने आ खड़ा हुआ। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। शेल्फ पे रखी मोटी मोटी कानून की किताबें बोरियत से इस खामोशी को सुनने लगी। आज हाशिम का अवतार विक्ट्री पार्टी दे रहा है योर ऑनर, और उसमें वो गवाह भी शामिल है जिसको मैं ढूंढ रहा था। वो उनकी आंखों में देखते हुए कहने लगा। पहले मैंने सोचा कि वहीं जाऊं, जुमर की डायरी खोली ताकि उसके कॉटेज का एड्रेस देखूं, मगर वहां आपका नाम देखा तो यहीं चला आया। वो और से उसे कह रहा था, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ योर ऑनर, क्या मैं वाकई सारी दुनिया को झूठा लगता हूँ? साथ ही हाथ बाहम बसाए जज साहब ने गहरी सांस ली। स्टडी में फैली मध्यम रोशनी ने माहौल के तनाव को बढ़ा दिया था। जिस वक्त तुम लोग पहले दिन मेरे कोर्ट रूम में दाखिल हुए थे, मैं क्या कचहरी का हर रीडर, रिपोर्टर, वकील, जज, हत्ता के झाड़ू लगाने वाला खाकरोब और जो बाहर फोटो कॉपी करने वाले बैठे होते हैं, वो भी ये जानते थे कि तुम्हें किस भाई ने गोलियां मारी और किस भाई ने अगवा करके श्रीलंका भेजा। सबको पहले दिन से मालूम था कि तुम सच कह रहे हो। सादी दम सदे बैठा रहा। आप सब जानते थे। आज तुम्हें एक बात को अच्छी तरह जहन नशीन करना होगा। वो कदरे आगे को झुके। अदालत में दो तरह के मुकदमे होते हैं, यानी जराइम दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल केसेस और करप्शन केसेस। क्रिमिनल केसेस जैसे कत्ल, चोरी, अगवा वगैरह के मुकदमे, और करप्शन केसेस जैसे कि किसी सियासतदान या सरकारी अफसर ने अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर मुल्क की तरक्की के लिए जो फंड्स होते हैं उनमें से रकम हेर फेर करके अपने अकाउंट्स में भरी हो। जब किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो सारी दुनिया में कानून यही है कि बार सबूत मुलजिम पे होता है, यानी जिस सियासतदान पे इल्ज़ाम लगा है उसको खुद सबूत देकर अपने पैसे को हलाल का साबित करना है। करप्शन केसेस में इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत नहीं देता। समझ आ गया? सादी का सर अस्पात में हिला। इसी तरह पूरी दुनिया में जब क्रिमिनल केस चलता है, कत्ल, चोरी, अगवा वगैरह के मुकदमे, तो सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले को दिया जाता है। करप्शन केस के बरअक्स। ठीक ठीक, वो जानता था, मगर सर को खम देने लगा। तुम्हारे केस में सबको मालूम था कि तुम सच्चे हो, वो झूठे हैं। मगर सादी यूसुफ खान, तुम्हारे पास सबूत नहीं थे। मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई वीडियो भी थी हाशिम के दफ्तर की, मगर तुमने और हाशिम ने डीलिंग करके उसको दबा दिया क्योंकि उसमें तुम्हारी बहन पे उंगली उठने का खतरा था। ये बातें कचहरी में कभी नहीं छुपती, सबको सब पता होता है। पाकिस्तान में हर 100 में से 99 कत्ल जब होते हैं तो 24 घंटों में सबको कातिल का पता चल जाता है, मगर सज़ा इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि कानून कमज़ोर है। ये कानून जजेस ने नहीं बनाए, हमने सिर्फ इन कानून को मद्देनज़र रखकर फैसले करने हैं। ये जिनको तुम वोट देकर असम्बलियों में भेजते हो, उन्होंने बनाए हैं कानून। कानून कहता है केस में रीज़नेबल डाउट तक न आए, मगर तुम्हारे केस में शक था। जज इंतज़ार करता है कि सबूत लाओ, सबूत लाओ, गवाह लाओ, गवाह लाओ। तुम लोग गवाह और सबूत नहीं लाए तो जज का क्या कसूर? डॉक्टर सारा स्टैंड पे खड़े होकर हाशिम से कहती हैं कि तुम मेरे शोहर के कातिल हो, मगर तुम लोग हाशिम के खिलाफ कोई केस पुरसू नहीं कर रहे थे। तुम्हारा सारा जोर नौशेरवान पे था, और मैं जानता हूँ कि वो मुजरिम था, कंपाइल था। लेकिन अगर तुम उसी केस को हाशिम के खिलाफ लड़ते तो शायद सबूत मिल जाते। मेरा काम अपनी मालूमात, अपने दिल की गवाही और सुनी सुनाई बातों पे फैसला करना नहीं है। मुझे इन चीज़ों को देखना है जो तुम लाए हो। वो कमज़ोर थी और फिर मुझे मजबूरन मुलजिम को फ़ायदा देना पड़ा, भले आपको अंदर से मालूम हो कि वो मुजरिम है। भले मुझे मालूम हो कि वो मुजरिम है, मुझे फैसला अपने अंदर की गवाहियों पे नहीं करना। तुमने वो कत्ल किए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानूनी शहादत तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। अगर मुलजिम कानून की महबूब औलाद ना होता तो फारिस काजी जैसे बेगुनाह भी कभी जेलों से ना निकल सकें। ये शक के फ़ायदे का कानून जहाँ नौशेरवान जैसे लोगों को बचा लेता है, वहाँ फारिस काजी जैसों को भी बचाता है। अब पूछो और क्या पूछना है?